आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है ईपीएफ और ईएसआई कैलकुलेशन और उसकी टैली प्राइम में कैसे एंट्रीज करें। आज के टाइम पे अकाउंटेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ईपीएफ ईएसआई की कैलकुलेशन की और टैली प्राइम में इसकी एंट्रीज करने की। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएफ ईएसआई की कैलकुलेशन पूरे इनके रूल्स के हिसाब से और टैली प्राइम में इसकी एंट्रीज करते हुए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अकाउंटेंट के लिए वो ये वीडियो सक्सेसफुल रहे। और ये वीडियो आगे देखते रहिए ताकि अकाउंटेंट की जॉब के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है टीडीएस की, जीएसटी की, अकाउंटिंग की, टैली प्राइम की, ईपीएफ ईएसआई की, वो मैं इस तरीके से लाता रहूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। इस कैलकुलेशन में हमारे पास नेम है। हमारे को इसके सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए। एक है नेम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैंने 11 कॉलम बनाए हैं। अपने सुविधा के अनुसार 11-12 कॉलम आप बना सकते हैं। सबसे पहला तो नेम है एम्प्लॉय के। हमारे पास एक कंपनी है, मैं आपको बता दूं, टैली में मैन पावर कंसल्टेंट है। ठीक है, ये वैसे ABZ मैन पावर कंसल्टेंट। तो इसमें नेम है, हमारे पास इतने लोग हैं अभी फिलहाल कि रवि है, शंकर है, ठीक है, गीता है, विनय है, शिवा है, मीनू है, रवीना है। ठीक है, इनकी बेसिक सैलरी दे रखी है ना, 14,500 है इसकी 9,000 है, 8,500, 13,500, 16,000, 17,500, 10,000। टोटल 89,000 आया सैलरी। एडवांस इन्होंने इस महीने में एडवांस ले रखे हैं। एक ने 2,000 रुपये, एक ने 1,000, एक के जीरो कुछ नहीं है, 3,000, 5,000, 2,000, एक के जीरो फिर एक ने टोटल 13,000 रुपये एडवांस के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में 12% होता है। तो बेसिक सैलरी का 12% आप निकालेंगे तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब 9,000 रुपये का 12% हमने निकाल दिया, 8,500 रुपये का 12% निकाल दिया, 13,500 रुपये का 12% निकाल दिया। यहाँ ध्यान रखना, 16,000 रुपये का 12% नहीं है। ईपीएफ के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन के लिए 15,000 रुपये सैलरी होनी चाहिए, तो हमने 15,000 रुपये का 12% निकाला। ऐसे ही इस केस में भी 17,500 सैलरी, लेकिन 15,000 रुपये का 12% निकाला, 1,800 रुपये। बाकी सबकी मिनिमम सैलरी है 15,000 से, तो उस मिनिमम सैलरी पर ही 12% निकाला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताता हूँ एम्प्लॉय ईएसआई कितना होता है। एम्प्लॉय ईएसआई होता है 0.75%। एम्प्लॉय ईएसआई होता है 0.75% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 0.75%। इसी तरह से बेसिक सैलरी का 0.75%, लेकिन 16,000 रुपये में फिर वही रूल है, 15,000 रुपये का 0.75% करेंगे आप। दोनों केसेस में 17,500 वाले में भी 15,000 रुपये का 0.75% करेंगे। ठीक है, सेली पेबल। अब ये सेली पेबल कैसे बैठा, सबसे पहले देख लीजिए कि 14,500 रुपये बेसिक सैलरी थी, 2,000 रुपये इसने एडवांस दिए, 1,740 रुपये इसका एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड कटा है, 108 रुपये ईएसआई कटा है। तो ये 14,500 में से 2,000 और 1,740 रुपये और 108 रुपये काट के 10,652 रुपये हमने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। यहाँ तक तो डेटा हो गया कि एम्प्लॉय का हिसाब किताब हो गया कि एम्प्लॉय को क्या चीज़ देनी है हमने। ये सारा एम्प्लॉय का है कि एम्प्लॉय को 10,000, 6,853, 7,413 वगैरह ये सब सैलरी देनी है। नेट सैलरीज क्या क्या चीज़ें काट के, इनका एडवांसेस काट के, प्रोविडेंट फंड काट के, ईएसआई काट कर ये सैलरी इनकी देनी बैठती है, जो कि इनको चेक द्वारा दे दी जाएगी या कैश द्वारा, जैसे भी होगा। अब आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है 12%, लेकिन वो दो पार्ट में करता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है इसमें प्रोविडेंट फंड में 3.67%। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन फंड में 8.33%। तो बेसिक सैलरी का 8.33%, इसी तरीके से बेसिक सैलरी का 8.33%। लेकिन यहाँ पे 16,000, 17,500 में 15,000 रुपये ही लेनी है, तो इसका 8.33%। और इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड में जाता है 3.67%। ठीक है, तो इसी तरीके से आप निकाल देंगे बेसिक सैलरी का 3.67%, 3.76%, और यहाँ 15,000 रुपये की सैलरी का 3.67%। ध्यान रखना है इन दोनों का टोटल, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और प्रोविडेंट फंड का, दोनों का टोटल 12% ही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एम्प्लॉयज़ का कुछ ईएसआई का क्या कंट्रीब्यूशन होगा।
एम्प्लॉयर का ईएसआई कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है, 3.25%। तो सैलरी का 3.25% लेते रहेंगे। यहाँ पे फिर से 15,000 रुपये का 3.25% देंगे हम सैलरी का, मैक्सिमम सैलरी का। ठीक है। साथ में एम्प्लॉयर के कुछ चार्जेस होते हैं। एक्चुअल में एम्प्लॉयर काटता है 12%, तो एम्प्लॉयर का खर्चा हुआ। एम्प्लॉय का खर्चा कितना हुआ, एम्प्लॉय की जेब से कितना कट के गया कि 12% तो ये गया, 7.5% ये गया। ठीक है। एम्प्लॉयर का अपनी जेब से कितने कट के गया कि 12% तो इसका ये चला गया प्रोविडेंट फंड का। ठीक है। ESI 3.25%, और साथ में PF एडमिन चार्जेस होता है 0.5%, EDLI चार्जेस होता है 0.5%, सैलरी का 0.5%, 0.5%। ये तो होगी कंप्यूटेशन इसकी। अब ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल क्लियर करके आप देख लीजिए कि कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं, किस तरीके से है। फिर मैं इसकी टैली में एंट्रीज करते हुए दिखाऊंगा। ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, ये हमारे पास इतने एम्प्लॉई हैं: रवि, शंकर, गीता, विनय, शिवा, मीनू, रवीना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी एंट्री पे। इसकी एंट्रीज क्या क्या बनेगी। तो सबसे पहले इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट। अब ये कब बनेगी मैं बताता हूँ। आप सैलरी की ड्यू कब करोगे आप एंट्री, सबसे पहले ड्यू करते हैं मार्च, सॉरी, मंथ एंड में। अगर जैसे मार्च का है तो मार्च 31 मार्च में हम एंड में ये ड्यू कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सभी एम्प्लॉय का नाम, जितनी भी सैलरी आ रही थी उनके सामने। एडवांस टू एम्प्लॉय, EPF पेबल टू ESI पेबल। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है रवि वगैरह, इसकी जितनी भी सैलरी पेबल में, तो सैलरी के टोटल में तो ये 89,000 की सैलरी आ गई है। और जितने भी नाम है रवि, शंकर, गीता, उन सबके सैलरी यहाँ से उठाई है हमने। ठीक है। और EPF और ESI पेबल को 10,260 और 638 रुपये यहाँ से लिया गया है। ठीक है। आप ये देख लीजिए, 10,260 और 638 रुपये EPF ESI पेबल, और जितनी भी सैलरी थी एडवांस टू एम्प्लॉयज़ के नाम से 13,000 रुपये डाल दिए। और ये हमारी सबसे पहली एंट्री होगी। अब आते हैं हम टैली में। टैली में हम देखते हैं कि हमने इसकी एंट्री कहाँ पे करी है, कैसे करी है। तो हमारे पास नाम लेते हैं, सबसे पहले रवि का था। अब मैंने इसकी एक साथ एंट्री कर दी है, ध्यान रखना। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक एंट्री पास करी है, ध्यान दीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू रवि, शंकर, टू गीता, टू विनय, जितने भी हमारे एम्प्लॉय थे। और टू एडवांस टू एम्प्लॉय, टू EPF पेबल, टू ESI पेबल। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बिल्कुल सैलरी हमने वैसी बना रखी है। सैलरी अकाउंट डेबिट जनरल में एंट्री करिए इसकी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू रवि, टू शंकर, टू गीता, टू विनय, शिवा, मीनू, रवीना। टू एडवांस टू एम्प्लॉय, एडवांस 13,000 रुपये था। ठीक है। और टू EPF पेबल, टू ESI पेबल। यहाँ ध्यान रखना है, ये EPF पेबल और ESI पेबल जो है, इसकी सैलरी में हमने सिर्फ एम्प्लॉय का EPF और एम्प्लॉय का ESI ही लिखा है। मैं दिखा देता हूँ, 10,260 और 638 एम्प्लॉय का EPF और एम्प्लॉय का PF है। ध्यान दीजिए, 10,000 ये टोटल है एम्प्लॉय का, 10,260 और 638 रुपये। ठीक है। तो ये हमारी एंट्री होगी इसकी, 10,260, 638 रुपये, 10,260 और 638 रुपये। आपने ये सब एंट्री बना लेनी है। और ध्यान रखना है, एडवांस टू एम्प्लॉय को हमने करंट एसेस के अंदर रख देना है। ठीक है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री हमारी है, नेक्स्ट एंट्री इसकी आ जाती है हमारे पास कि एम्प्लॉयर EPF अकाउंट डेबिट टू EPF पेबल। एम्प्लॉयर ने कितना जमा कराया है, यानी कि हमारे मालिक ने कितना पैसा जमा किया है, जो बॉस था। तो उसने अपनी जेब से 10,260 रुपये जमा किया है। और एम्प्लॉयर ESI में कितना जमा हुआ है, वो 2,815 रुपये। ये ESI पेबल एम्प्लॉयर की एंट्री बन रही है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एम्प्लॉयर की एंट्रीज कैसे बनाएंगे। ठीक है। आप ये देखिए कि एम्प्लॉयर का ना, ये दोनों कंबाइंड 8.33% और 3.67% का टोटल 7,122, 3,138, इसको EPF पेबल में रखा है मैंने, और ESI पेबल में 2,815 रुपये। ठीक है। अब एक बार देख लीजिए आप, 2,815 रुपये एम्प्लॉयर ESI पेबल, ESI अकाउंट डेबिट टू ESI पेबल, और एम्प्लॉयर EPF अकाउंट डेबिट टू EPF पेबल।
ठीक है, सबसे पहली एंट्रीज तो आपने देख ली सैलरी ड्यू करने की। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री दिखाता हूँ आपको, एम्प्लॉयर ईपीएफ पेबल। सबसे पहले एम्प्लॉयर ईपीएफ पेबल अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ पेबल एंट्री बनेगी। एम्प्लॉयर ईपीएफ अकाउंट कहाँ जाएगा? एम्प्लॉयर ईपीएफ अकाउंट जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसका हम क्लेम ले सकते हैं एम्प्लॉयर ईपीएफ का। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ईपीएफ पेबल कहाँ जाएगा? ईपीएफ पेबल करंट लाइबिलिटीज है, यानी कि इसको हमने ड्यू करा है और इसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या एंट्री बनाई है? हमने एंट्री बनाई है एम्प्लॉयर ईपीएफ अकाउंट डेबिट टू ईपीएफ पेबल। पहली एंट्री ये बनी है। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ दूसरी एंट्री क्या है हमारे पास। दूसरी एंट्री है एम्प्लॉयर ईएसआई अकाउंट डेबिट टू ईएसआई पेबल। ये है दूसरी एंट्री, एम्प्लॉय ईएसआई अकाउंट डेबिट टू ईएसआई पेबल। 2815, 2815 का सेम वही एम्प्लॉय ईएसआई। हाँ, इसमें कुछ केसेस में हमने एम्प्लॉय ईएसआई को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखा है, कुछ लोग इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखते हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय ईएसआई जनरली वेजेस वगैरह पे कटता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के चले हम। तो आप इसको अपने फैसिलिटी के हिसाब से रख सकते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों हो सकता है। ठीक है, अगर आप वेजेस पे लगा रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और सैलरी पे लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ पे लगा रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ईसीआई पेबल आपका करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री होगी एम्प्लॉयर ईएसआई अकाउंट डेबिट टू ईसीआई पेबल। अब आते हैं हम कैलकुलेशन के नेक्स्ट पे कि इसके बाद क्या एंट्री बनेगी। इसके बाद हम सेकंड एंट्री बनाएंगे कि जो एम्प्लॉय को हमने क्रेडिट करा था ड्यू, उसको हमने बैंक से पेमेंट कर दी है, चेक से चेक से पेमेंट कर दी है। तो इसके बाद हमने इनको, रवि वगैरह जितने भी एम्प्लॉय थे उनको हमने पेमेंट कर दी है। तो आप पेमेंट में जाइए, F5 में पीएनबी बैंक से हमने यहाँ से चेक से पेमेंट करी है। रवि, शंकर, गीता, विनय, शिवा, मीनू, रवीना, इन सब के जितने भी ड्यू बैठ रहे थे सैलरी में से एडवांसेस, बेसिक सैलरी में से एडवांसेस, और एम्प्लॉई का ईपीएफ और एम्प्लॉय का ईएसआई काटने के बाद जो सैलरी बात बैठ रही थी वो हमने इनको पेमेंट कर दी है। ठीक है, सिंपल ये है, इनको पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब आपको पहले एक बात बताता हूँ कि ये जो इम्प्लॉय को आप कैटेगरी में किस कैटेगरी में रखेंगे। इम्प्लॉय को जैसे रवि है, मैंने इसको सैलरी पेबल हेडिंग में रखा है। सैलरी पेबल के अंदर आप जाएंगे तो सैलरी पेबल को करंट लाइबिलिटीज के अंदर बनाया है। तो आप इसको सैलरी पेबल में रखें। सैलरी पेबल के यहाँ पे आप अंडर हेड में आके और सी करके आप सैलरी पेबल बनाएं और सैलरी पेबल को करंट लाइबिलिटीज के अंदर रखें। ठीक है, वैसे तो ये नील हो जाना है, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी तरीका जो अकाउंटिंग का है स्टैंडर्ड, तो वो ये कहता है। तो हमने इन सभी एम्प्लॉय को पीएनबी चेक से पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट क्या एंट्री आती है हमारे पास? नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी लाइबिलिटीज जो बैठी थी ईपीएफ पेबल की, ईएसआई पेबल की, दोनों की, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को मिला के उसकी पीएनबी चेक से पेमेंट कर दी है। तो उसकी एंट्री क्या बैठेगी? ये जो लाइबिलिटीज थी हमारे पास ईपीएफ पेबल की, ईएसआई पेबल की, इन दोनों को हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है 23,973 रुपये की। और मैं बाइफिकेशन बताऊंगा कि किस किस तरीके से कैसे कैसे हुआ है ये सब। ठीक है, ईपीएफ पेबल और ईएसआई पेबल की हमने पेमेंट कर दी है चेक से। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, थोड़े से इसके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे। ठीक है, और एडीएल आई एक्सपेंसेस थे, तो उसको भी चेक से पेमेंट कर दिया हमने। ठीक है, पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस थे, एडीएल आई एक्सपेंसेस थे, 0.5% जो थे, 428 रुपये, तो उसकी हमने पेमेंट कर दी है। और ये ध्यान देना कि हमने इसको पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस को कहाँ डाला है? पीएफ एडमिन एक्सपेंसेस को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाला है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस हम क्लेम कर सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे पीएफ और ईएसआई क्लेम कर सकते हैं खर्चों के एक्सपेंसेस के रूप में। ठीक है,
अब ये सारी एंट्री तो होगी हमारी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टैली में कि भाई हमारा हिसाब किताब क्या बैठा, ठीक है। आप सबसे पहले इसमें आइए। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट बुक्स में देखते हैं कि क्या क्या हमारा बैठा है, ठीक है। तो अकाउंट बुक्स में लेजर में आ जाते हैं हम। लेजर में हर किसी का लेजर देख सकते हैं। एडवांस टू एम्प्लॉय, एडवांस टू एम्प्लॉय, इन्होंने सैलरी ले रखी थी हमारे से, ठीक है, तो हमने ये काट के पेमेंट कर दी है, ठीक है। अब आता है EDR एक्सपेंसेस। ये हमारे एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, डेबिट साइड में पड़े हुए हैं, ये खर्चे अलाउड हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर EPF, EPF एम्प्लॉयर EPF हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। EPF पेबल, तो ये हमने डेबिट में क्लेम करना है, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एम्प्लॉयर ESI भी सेम डेबिट में एक्सपेंसेस है, ये भी हम क्लेम करेंगे, ठीक है। EPF पेबल, ये ध्यान देना कि ये जो 10,260 रुपये, क्रेडिट साइड में 10,260 रुपये, ये सैलरी, जो सैलरी वाले पार्ट दिखा रखा है ये तो एम्प्लॉय का है, और ये वाला पार्ट जो है ये एम्प्लॉयर का है। दोनों को मिला के ये गवर्नमेंट की ड्यूज थी 20,520 रुपये, और इसकी हमने पेमेंट कर दी थी, यानी कि इसका कोई बैलेंस नहीं बैठेगा, इसका ट्रायल बैलेंस में कोई बैलेंस नहीं जाएगा, क्योंकि EPF पेबल गवर्नमेंट की ड्यूज है, गवर्नमेंट को पैसे हमने पेमेंट करनी है, तो ये हमने पेमेंट कर दी है, ठीक है। ऐसे ही ESI पेबल, ESI पेबल को भी कोई बैलेंस नहीं बैठना चाहिए, ये ड्यू करा हमने, और ये 3,453 रुपये की हमने चेक से पेमेंट कर दी, ठीक है। और ये गीता मीनू वगैरह, इनका किसी एक का देख लेते हैं। 7,413 रुपये सैलरी बैठ रही थी इसकी, गीता की, ठीक है। और 7,470 रुपये, और 7,470 रुपये की हमने इसको पेमेंट कर दी है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, इनका भी कोई बैलेंस नहीं बैठा, एडवांस वगैरह सब कट के इनको पेमेंट हो गया, ठीक है। PF एडमिन एक्सपेंसेस, ये हमारे खर्चे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा इसका। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एम्प्लॉयर ESI पेबल मैंने कहा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट वाले हिस्से में आ गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में EDLI एक्सपेंसेस आ गया, एम्प्लॉयर EPF आ गया, PF एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आएगा, और सैलरी 89,000 निकल कर आ गई, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आ जाते हैं कि बैलेंस शीट में क्या क्या हिसाब किताब है। तो बैलेंस शीट में बैंक तो चलो ठीक है, एडवांस, ये एडवांस भी ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखना ये एडवांस नहीं रहेगा, ये एडवांस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में हमारे पास इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं एक मिनट के लिए कि ट्रायल बैलेंस का क्या क्या हिसाब किताब रहेगा। सेल पेबल ड्यू हुई थी और पेमेंट कर दी, इसलिए सेल पेबल नील है। बैंक अकाउंट हमारे पास ये है, बैंक मैंने ओपनिंग नहीं चलाया अभी, इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है। एडवांस हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि एडवांस की ड्यू की एंट्री हमने पेमेंट कर दी थी। एम्प्लॉय ESI डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखा रहा है, ये ध्यान रखना, यहाँ से भी समझ लेना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सा है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में EDLI एक्सपेंसेस दिखा रहा है, एम्प्लॉयर EPF दिखा रहा है, और PF एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सैलरी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं आपको इसी तरीके से नई वीडियो अकाउंटेंट के लिए नए से नए वीडियो लाता रहूँगा, ताकि उनको चाहे EPF हो, ESI हो, चाहे TDS हो, चाहे GST हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ऑडिट हो, उससे रिलेटेड कोई ना कोई मैटर लाता रहूँगा, ताकि उनके लिए हेल्प हो। और आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं नए से नए वीडियो लाने के लिए मोटिवेटेड हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।